हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 16 ऑफ फरवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर दिया करो। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप पहली बार जो है इस चैनल से जुड़े हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ताकि आपको हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है। नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, यानी कि सीबीएसई के। तो सीबीएसई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आईएएस ऑफिसर विनेश जोशी जो हैं वो उनके अगले चेयरमैन होंगे। ये 1992 के आईएएस ऑफिसर हैं और मणिपुर इनका कैडर है। लेकिन इससे पहले ये किस पोजीशन पे थे, लेकिन अब भी उस पोजीशन को साथ में संभालेंगे ही संभालेंगे। और वो पोजीशन है एडिशनल सेक्रेटरी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और आपने साथ में याद रखना है कि ये डायरेक्टर जनरल भी हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। इससे पहले ये पोजीशन किसके पास थी? इससे पहले ये पोजीशन थी मनोज आहूजा जी के पास, जो कि ओएसडी पॉइंट कर दिए गए हैं। कहां के? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विनीत जोशी का चेहरा, जिसको सीबीएसई ने अपॉइंट किया है अपना नया चेयरमैन। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दोस्तों एक नेशनल लेवल का बोर्ड है, जो पूरे इंडिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ इस सीबीएसई की शुरुआत जो है वो 1929 के दौरान जो है वो की गई थी। तब उसको सीबीएसई नहीं कहा जाता था, तब उसको कहा जाता था हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। लेकिन 1952 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सीबीएसई कर दिया गया। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो एम जगदीश कुमार, ये रिसेंटली आप कह सकते हो चेयरमैन बनाए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि इससे पहले ये वाइस चांसलर थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। दिनेश प्रसाद सकलानी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टर बने हैं एनसीईआरटी के, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। शांति श्री दूलीपुड़ी पंडित, ये पहली ऐसी महिला बनी है जो वाइस चांसलर बनाई गई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली मदाराम यात्रा 2022 जो है वो स्टार्ट की गई है। कौन सी स्टेट से स्टार्ट की गई है? ये 16 फरवरी को, मतलब आज के दिन ये स्टार्ट होगी। इसका नाम है मेदाराम यात्रा। मेदाराम एक एरिया है दोस्तों, कहाँ पे? ये बहुत ही एक रिमोट एरिया, छोटा सा इतुर्नाग्राम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास ये स्थित है। ये स्थित है तेलंगाना के अंदर। और इसीलिए ये कौन से लोगों ने मनाया? तेलंगाना के लोगों ने इस फेस्टिवल को मनाया। और नाम क्या है इसका? मेदाराम यात्रा। नाम जरूर याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है उसने स्पेशली 2.26 करोड़, मतलब 2.26 करोड़ जो है इसके लिए जो है पैसा दिया, ताकि अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो इस ट्राइबल फेस्टिवल की मनाई जा सके, जिसका नाम है मेदाराम यात्रा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट मेला है। एक तरह का मेले की तरह आयोजन किया जाता है इसका, एक तरह की यात्रा होती है ये। और ये कुंभ मेला जो है वो सबसे बड़ा है, और ये दूसरा सबसे बड़ा फेयर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये तेलंगाना की जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसको मनाती है, जिसका नाम क्या है? कोया ट्राइब। और इसको 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। जैसे इस बार ये 16 फरवरी को स्टार्ट होगा, तो 19 फरवरी को खत्म होगा। और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो ये बाई इनियल जो है वो इवेंट है, 2 साल में एक बार आता है, और ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। और इसमें माता समाक्का और सारालामा के बारे में बताया जाता है। मदर और डॉटर का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में, उन्होंने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बचाया है। क्योंकि जो ये मेदरमा है या मेदाराम है, ये हमारे पास जो है एक रिमोट एरिया है। कहाँ पे? इतुर्नाग्राम के अंदर, इतुर्नाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। और इसमें बहुत ही बहादुरी से इन्होंने जो है वो जो ककाटिया डायनेस्टी उनके खिलाफ लड़े, क्योंकि ककाटिया डायनेस्टी के जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लेते थे। जबकि उनकी लैंड के ऊपर अगर कोई खेती करता है तो उसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो किसानों से लेते थे। इवन जब फसल नहीं भी होती थी, जब बहुत ज़्यादा सोखा पड़ जाता, तब भी वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वसूल करते थे। तो इन्होंने जो है वो उसके खिलाफ लड़े और लोगों को इस चीज़ से आज़ादी दिलाई। और ककातिया डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते थे ट्राइबल लोगों को, जिसके कारण इन लोगों ने आज़ादी दिलवाई, और इसीलिए जो है वो इनको वहाँ पे पूजा जाता है। और इसी फेस्टिवल को
स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया था 1998 में, मतलब पहली बार ये फेस्टिवल जो है वो 1998 में एज ए स्टेट फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया। याद रखना है मेदाराम जात्रा 2022, इसको जात्रा भी कह सकते हैं, जात्रा भी कह सकते हैं, मार्च भी कह सकते हैं आप। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आपको पता है के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो तामिलिसाई सौंदरराजन हैं। और तामिलिसाई सौंदरराजन जो है वो पुडुचेरी की भी गवर्नर हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि किरण बेदी के रेजिग्नेशन के बाद जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक का नाम है केबीआर नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, एक है मृगावनी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, एक है महावीर हरीना नेशनल पार्क, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु रोट ए बुक ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। मतलब इसमें स्पेशली बताया गया कि यूनाइटेड जो स्टेट्स हैं लाइक यूएसए जो है वो किस तरह से अलग अलग कंट्रीज के साथ वॉर करके जो है वो आगे बढ़ा है, किस तरह से उसने प्रोग्रेस हासिल की है। और ये बुक लिखी है सैमुअल मोएन ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो सैमुअल मोएल जो है वो एक प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री के, तो उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड इस बुक को लिखा है। मतलब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वॉर्स के बारे में बताया हुआ है। तो मतलब किस तरह से उन्होंने अलग अलग देशों से बातचीत करना मना कर दिया और बाद में जो है वो लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया और किस तरह से अपना अस्तित्व जो है वो आगे बढ़ाया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अलग अलग लड़ाइयों का हिस्सा रहा है। और साथ में आप कह सकते हो कि इस बुक के अंदर बताया गया है कि वियतनाम वॉर के अंदर किस तरह से यूएसए ने पार्टिसिपेट किया, जो 1955 से लेकर 1975 तक चली। और कोरियन वॉर एक ऐसी वॉर रही जिसमें 1950 से लेकर 53 3 साल तक जो है वो यूएसए ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड का सबको पता है कि यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किए थे, 39 से लेकर 45 तक ये वॉर चली। और भी कई वॉर्स के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया और किस तरह से इन्होंने वॉर्स के अंदर जो है वो अपनी आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी का या अपनी जो वीरता है उसका प्रमाण दिया है। और इसमें यह भी खासतौर से बताया गया है कि बातचीत करके सुलझाने वाला कंट्री जो है वो किस तरह से जो है वो आजकल की कंडीशन में हमेशा जो है वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो खास करके इस बुक में ये चीजें बताई हुई हैं। तो ये बुक लिखी है सैमुअल मोएन ने, और आपने याद रखना है कि ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा नाम जो है वो याद रहेगा। लेकिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जयंता घोषाल, इन्होंने बुक लिखी है ममता बनर्जी के ऊपर और नाम है ममता बियॉन्ड 2021। तो ये बुक इन्होंने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। थॉमस मैथ्यू, इन्होंने बुक लिखी है रतन टाटा के ऊपर और ये एक तरह की रतन टाटा की बायोग्राफी है और इस बुक का नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने बताया कि इंडिया किस तरह से $10 ट्रिलियन की ड्रीम को पूरा कर सकता है, तो इसलिए बुक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। याद रख सकते हो, सारी की सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने क्यूएक्स ग्लोबल ग्रुप के साथ टाई अप किया है ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टेट को आगे बढ़ाया जा सके? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आप सिर्फ स्लाइड से याद रखें, क्योंकि ये जो क्यूएक्स ग्लोबल ग्रुप है ये एक तरह का ग्लोबल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को स्टेट के अंदर प्रोवाइड करेगा। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? गुजरात। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो गुजरात गवर्नमेंट जो है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने 5 साल की एक पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो स्टेट में प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक तरह से पहली ऐसी पार्टनरशिप है जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने 2022 से लेकर 27 तक जो है वो अपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पॉलिसी रिलीज की है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज भी जो है वो आगे बढ़ेंगी। और ये 5 साल की योजना के अंदर ये टारगेट है कि 2000 से अधिक जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकें, खास करके आईटी सेक्टर के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को या डिजिटल सेक्टर को और अच्छा करने के लिए स्टेट में ये टाई अप किया गया और ये पहला एक ऐसा मात्र टाई अप है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर आपको पता है भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको ब्लैक बक नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा और यहीं पे दोस्तों आपको बहुत ही फेमस मेरीन नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। तो ये चारों के चारों बहुत फेमस हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डीएमई फाइनेंस ने जो है वो एक पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ ताकि लोन दिया जा सके जो डिजिटल वॉलेट यूजर्स हैं, किस कंपनी के? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप उस कंपनी की एप्लीकेशन को यूज करते हो, उसमें आप पैसे को ट्रांसफर करते हो इधर उधर, तो इसका मतलब आप वहां से लोन ले सकते हो। डीएमआई फाइनेंस जो है वो आपको लोन देगा और ये कंपनी कौन सी है? गूगल पे। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने एक डिजिटल पर्सनल लोन प्रोडक्ट स्टार्ट किया है गूगल पे
एप्लीकेशन के ऊपर जो भी कस्टमर्स जो हैं वो उसको असेस कर सकते हैं, ताकि क्रेडिट असेसिबिलिटी जो है बढ़ाई जा सके, लोग जो हैं प्री क्वालिफाइड जो है वो लोन ले सकें। और ये डीएमआई फाइनेंस सिलेक्ट करेगा कि कौन से लोग जो हैं वो प्री क्वालिफाइड लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हो डीएमआई फाइनेंस ने गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल वॉलेट यूजर्स को लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। और 1 लाख रुपए तक का लोन जो है डीएमआई फाइनेंस की तरफ से दिया जाएगा और इसको लौटाने का जो टाइम पीरियड है वो 36 मंथ्स तक रहेगा। और ये 15,000 मतलब 15,000 पिन कोड्स के लिए अवेलेबल होगा, मतलब 15,000 ऐसी लोकेशंस के लिए अवेलेबल होगा जिसमें डीएमआई फाइनेंस जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि डीएमआई फाइनेंस जो है वो पैसा देगा, लेकिन सिर्फ गूगल पे के कस्टमर्स को, और वो भी प्री क्वालिफाइड लोन के बेसिस में। मतलब ये डीएमआई फाइनेंस सेलेक्ट करेगा कि किनको लोन जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई ने जो है वो स्टार्ट किया है रिसेंटली, कौन से थीम पे उसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो कब से लेके कब तक मनाया गया। तो 2022 में ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो 14 से लेके 18 फरवरी के बीच में मनाया गया, अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसका थीम क्या है, गो डिजिटल गो सिक्योर, क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, हम सारी चीजें डिजिटल कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इशू जो है वो जरूर आ रहा है। तो इसलिए साथ में सिक्योरिटी जो है वो जरूरी होनी चाहिए। तो आरबीआई ने इसका उद्घाटन किया, 14 फरवरी को उद्घाटन किया, 18 को ये खत्म होगा। थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और ये थीम जो है वो एक खास करके इसलिए भी रखा गया क्योंकि एक नेशनल स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई गई है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, जिसको कहते हैं नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से लेके 25, जिसमें लोगों को हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो है वो जागरूक करना है। और खास में ये अलग अलग हिस्सों में पूरे कंट्री में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, या फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करेगा। और पिछले साल ये 2021 में ये 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में मनाया गया। इस बार ये 14 से 18 के बीच में मनाया जा रहा है। लेकिन आपने साथ में याद रखना है कि पहली बार कब मनाया गया था, 2016 में, 2016 में फर्स्ट टाइम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई की तरफ से कंडक्ट किया गया था। थीम याद रखना है, गो डिजिटल गो सिक्योर। पहली बार कब मनाया गया था, इस बार 14 से लेकर 18 के बीच में मनाया जा रहा है। बस यही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक पैक्ट साइन किया है ताकि अनाज को हम एक कंट्री में जो है वो बेचेंगे, क्योंकि हम उस कंट्री के अंदर डायरेक्टली अभी इतना ज्यादा जो है वो टेक नहीं है। पहले हम कर रहे थे ट्रेड, लेकिन जिस तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया तो हम डायरेक्टली जो है वो कोई भी व्यापार नहीं कर रहे उस कंट्री के साथ। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद लेके जो है वो हम वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो जब मैं तालिबान की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। तो इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से हम कुछ अनाज जो है वो अफगानिस्तान में भेजेंगे और वो पाकिस्तान के रास्ते जाएगा। अब दोनों ही कंट्री के साथ हमारे संबंध जो है वो अभी अच्छे नहीं है, लेकिन हम दोनों की मदद जो है वो बेसिकली करेंगे। तो 50,000 मेट्रिक टन जो है वो अनाज भेजा जाएगा अफगानिस्तान में, लेकिन ये एक बार में नहीं भेजा जाएगा, ये 5 किश्तों में भेजा जाएगा। हर किश्त में जो है वो 10,000 मेट्रिक टन अनाज भेजा जाएगा और वो सीधा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में उनको हैंड ओवर किया जाएगा। और ये प्रोसेस 22 फरवरी को स्टार्ट होगा, इलेक्शंस के बाद जो है वो जो पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के थ्रू होते हुए जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है जो अफगानिस्तान की हम मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के थ्रू होता हुआ ये कहां पे पहुंचेगा, अफगानिस्तान में। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको इतना ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलकेपी सिक्योरिटी, जो कि एक ट्रेडिंग ऑप्शन देता है आपको। आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, कई शेयर्स को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और इन्होंने एक बैंक के साथ टाई अप किया ताकि 3-in-1 अकाउंट जो है वो ओपन हो सके। 3-in-1 का मकसद क्या होता है कि एक तो सेविंग अकाउंट हो सके, एक इसमें ट्रेडिंग अकाउंट मिल सके आपको, एक डीमैट अकाउंट जो है वो मिल सके जिसमें आप अपने शेयर्स को रख सकते हो। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो दोनों कंपनीज की तरफ से दी जाएंगी। एक इसमें बैंक है, एक सिक्योरिटीज है, मतलब सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज जो है वो बैंक प्रोवाइड कर देगा और ट्रेडिंग और डीमैट की जो फैसिलिटीज है वो एलकेपी की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी। और ये बैंक कौन सा आपके पास, एचडीएफसी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। तो 3-in-1 अकाउंट का मतलब है कि एक तो फंड आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े और आपको बहुत लंबे चौड़े ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर से ना गुजरना पड़े। तो एलकेपी सिक्योरिटीज ने ये टाई अप किया है। तो जो कस्टमर्स होंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के, वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो बैंक का अकाउंट ओपनिंग का वो कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ एलकेपी सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन के ऊपर ही जाके, वहां से ही कंप्लीट हो जाएंगी। जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, कोई भी बेनिफिट्स हैं, वो आपको सारे के सारे उसी की एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। और उनकी एप्लीकेशन का नाम है गेट सेट ग्रो, गेट सेट ग्रो @LKP।
तो इस एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप अपनी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हो। और जो कस्टमर्स होंगे एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, वो आईपीओस भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर जाके ई आईपीओ की ऑप्शन होगी और साथ में वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फैसिलिटीज जब मिल रही हैं आपको, तो इसका मतलब आप किसी भी करेंसी में, कोई कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो इससे आप अपने फंड्स को आराम से ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो, तो इसमें आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि बैंकिंग फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा और सिक्योरिटीज की डिटेल जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। और एचडीएफसी के जो सीईओ हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो शशिधर जगदीशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि वो बिग कॉमर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि स्मॉल मीडियम बिजनेस की डिजिटलाइजेशन हो सके? तो बहुत ही सिंपल है कि अब बिग कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सास सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक ओपन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करती है। मतलब जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होंगे वो बिग कॉमर्स के साथ जुड़ेंगे या बिग कॉमर्स उनको आपस में जोड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो कौन सी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होगा? पेयू के साथ। तो इसका मतलब जब इनकी डिजिटलाइजेशन होगी तो पेमेंट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? पेयू प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी, पेयू के जो कस्टमर्स हैं या आप कह सकते हो जो भी बिजनेसेस इस बिग कॉमर्स के साथ जुड़ेंगे, वो पेयू प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। वो अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन लाइक यूपीआई या कोई भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पेयू कैन नाउ प्रोवाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेयू जो है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सबको पता है। और बिग कॉमर्स जो है वो स्मॉल टू मीडियम साइज मर्चेंट्स को ये सुविधा प्रोवाइड करेगा क्योंकि पेयू और बिग कॉमर्स का टाई अप हो चुका है। तो बिग कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप कह सकते हो ऑनलाइन स्टोर क्रिएशन, आप ऑनलाइन अपना सामान बेच सकते हो। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कि कौन कौन सा सामान जो है वो ऊपर आना चाहिए, कौन कौन सा आप सर्च कर सकते हो। और कई मार्केटिंग और सिक्योरिटी चीजें जो है वो ये प्रोवाइड करता है। तो जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनको एक ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनी बिग कॉमर्स है। अब जब आप ऑनलाइन उस सामान को खरीदोगे बिग कॉमर्स से, तो वो आप जो ट्रांजैक्शन करोगे वो किसके थ्रू कर सकते हो? पेयू के थ्रू कर सकते हो। तो इसका मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पेयू प्रोवाइड करेगा और डिजिटलाइजेशन उस कंपनी की जो भी इसके साथ जुड़ेगा वो बिग कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको आराम से आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है जिसको एक ऑर्डर मिला है ताकि हीट एक्सचेंजर जो कि तेजस एयरक्राफ्ट में यूज होंगे वो बना के देगा? लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि तेजस एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम MK1 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देने हैं हमने, और 83 बना के देगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि हम ये तो पूरा का पूरा बना के देंगे आपको एयरक्राफ्ट, लेकिन जो इसके हीट एक्सचेंजर है वो कौन बना के देगा? भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बना के देगा। तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन चुका है, समझना भी आसान हो गया और साथ में आपको पता लग चुका है कि तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और याद रखनी है कि BHEL जो है वो ऑलरेडी DRDO के साथ मिलके काम कर रहा है और बहुत से MK2 या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाने का काम जो है वो ऑलरेडी कर रहा है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ टाई अप किया है ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सके? जिस तरह से इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लान या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर बढ़ाना है आने वाले टाइम के अंदर, तो अलग अलग कंपनीज ने जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दी है। तो इसी तरह से कंपनी है फॉक्सकॉन जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? ताइवान से। और इसने जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा है कौन सी कंपनी के साथ मिलके? वेदांता ग्रुप के साथ मिलके। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलके जो है वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बना रहे, कंपनी बना रहे, जिसके चेयरमैन जो है वो वेदांतु के चेयरमैन अनिल अग्रवाल होंगे इस जॉइंट वेंचर के। और फॉक्सकॉन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा और मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग होगी वो वेदांता के पास होगी। तो वेदांता ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये टाई अप कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि सरकार ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है, जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च की गई है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड प्रोडक्शन के अंदर अगर आप कोई यूनिट लगाते हो तो सरकार आपको 76,000 करोड़ रुपीस के बेनिफिट जो प्रोवाइड करेगी 5 से 6 साल के अंदर। तो इतना पैसा सरकार जो है वो खुद लगाएगी इस सेक्टर के अंदर।
और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर हमने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया हो कि सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन हमने इंडिया के अंदर करनी है। और ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉक्सकॉन, इसको वैसे जाना जाता है होन हाई टेक्नोलॉजीज ग्रुप, होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये ताइवान की एक कंपनी है और शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एप्पल आईफोन बनाने के लिए जानी जाती है और इवन पूरे वर्ल्ड में 40% जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो यही कंपनी करती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया के अंदर अब सेमीकंडक्टर्स को बनाने का काम जो है वो सहयोग करेगी वेदांता ग्रुप को। और सिंपल हो गया, आप क्वेश्चन याद रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अगला है डिग्निटी इन ए डिजिटल लाइफ, कि किस तरह से डिजिटली हम जो है वो अटैच होते जा रहे हैं, वैसे हम जो है वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, सारे लोगों से मिलना जुलना कम हो गया फिजिकली और ऑनलाइन ही सबसे बात करें, जिसके कारण जो है डिजिटल डिवाइड जो है वो होता जा रहा है। लेकिन उसमें हम अपनी डिग्निटी को कैसे बचा के रख सकते हैं? तो मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक किसने लिखी है? ये रो खन्ना ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो रो खन्ना जो है वो एक इंडियन अमेरिकन यूएस कांग्रेसमैन है जो कि कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, खास में सिलिकॉन वैली रीजन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज और मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, रो खन्ना ने इस बुक को लिखा है। तो इस बुक में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है, जिसके कारण लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें डिजिटल डिवाइड के बारे में जिक्र किया हुआ है कि हम डिजिटली तो कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी है लोगों के पास टेक्नोलॉजी की, ठीक है, उससे रेवेन्यू भी जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इनकम भी जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आप कह सकते हो बहुत ही बड़े इश्यूज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, जिसको टैकल करना बहुत जरूरी है। कोई तो इंटरनेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी स्पीड से यूज कर रहा है, हर तरह की फैसिलिटीज उसके पास है। किसी के पास इंटरनेट भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। इवन पूरे वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, इंडिया की भी बात कर लें, तब भी आपको ये चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही जरूरी है कि डिजिटल एज में जो है वो डिग्निटी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से बचा के रख सकते हैं, किस तरह से हमने इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है वो अपने आप को संभाल के रखना है, किस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे। तो ये बुक जो है वो स्पेशली उसके बारे में बताती है। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रचूड़ घोष देख रहे हो आप एक नाम, इन्होंने बोस नाम की एक बुक लिखी जिसका पूरा नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी गई है। धीरेन्द्र केजा, इन्होंने एक बुक लिखी है गांधी जी की हत्या के ऊपर और जिसका नाम है गांधी असैसिन। गांधी असैसिन नथुराम गोडसे किस तरह से बने, उनके आइडिया क्या थे इंडिया के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। तुहीन ए सिन्हा, इन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में लिखा, बहुत ही फेमस ट्राइबल लीडर, इवन भगवान कहा जाता है इनको ट्राइबल्स का, बिरसा मुंडा, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक लिखी, लेकिन ये साथ में लिखी थी अंकिता वर्मा ने, अंकिता वर्मा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने उनानू टेक्नोलॉजीज के साथ टाई अप किया है ताकि डिजिटल फ्राइट फाइनेंस जो है वो दिया जा सके? मतलब जो लोग उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसमें सामान को इधर उधर भेजा जाता है, तो सामान उसमें जो पैसा खर्च होता है उसके लिए फाइनेंस जो है ये टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी और ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो फाइनेंस का जो काम है बेसिकली वो तो बैंक ही करेगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा लाइक एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी वो नानो टेक्नोलॉजीज की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, और यह है क्रूर व्यास्या बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो उनानो टेक्नोलॉजी जो है वो एक फ्राइट फाइनेंसिंग सिस्टम जो है वो बनाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें अगर आप सामान को इधर उधर लेके जा रहे हो, लाइक कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस होगा, जिसमें आप सामान को जब इधर से लेके जा रहे हो उधर आप उतारोगे सामान को, तो पूरा का पूरा जो है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखेगा, और बैंक उसी को देख के जो फाइनेंस करेगा कि कितना सामान आप लेके जा रहे हो, कितना लेके आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंस जो है वो किया जाएगा। और इसमें जो सामान लेके जा रहा है व्हीकल, चाहे वो कोई ट्रक है या कुछ भी है, उसको भी जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया गया है और इस बैंक और उनानो टेक्नोलॉजीज की तरफ से। ये एक तरह से चेन्नई बेस्ड जो है वो स्टार्टअप है उनानो टेक्नोलॉजीज। तो ये एक ऐसा पहला बैंक है जो डिजिटल फ्राइट फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया यू टर्बो, जो कि एक मार्केट प्लेस है जिसमें कोई भी बंदा जो लॉजिस्टिक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी है, कोई शिपर है, वो इसमें इनरोल हो सकता है और फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है इस बैंक से, ताकि वो सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए या जो सामान खरीदने के लिए वहां से फाइनेंस चाहिए वो यहाँ से लिया जा सकता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डिजिटल लेवल पे ही जो है वो स्कैन किए जा सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी कि कौन सा सामान गया है, कितना गया है, वो सारी वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन होगी। इनवॉइस को जनरेट किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन नानो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और बैंक है क्रूर व्यास्या बैंक। और आपने याद रखना इस बैंक के बारे में खास तौर से, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर करूर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो रमेश बाबू हैं, रमेश बाबू, और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंकिंग,
स्मार्ट वे टू बैंकिंग। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी है जिसने कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ टाई अप किया है, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले एक फिजिकल छोटे छोटे यूनिट सरकार ने बनाए हैं गाँव के अंदर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत आएगा। मतलब आप कह सकते हो इसको पीएमजी दिशा के अंदर जो है वो रखा जाएगा, जिसमें हम लोगों को साक्षरता प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर के साथ टाई अप किया है रिनॉल्ट ने। तो आप सोचोगे सर ये तो कार बनाने वाली कंपनी है, तो रिनॉल्ट क्या करेगा, कुछ कार्स जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको, कॉमन सर्विस सेंटर्स को। लाइक 5 कार्स जो है वो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स को प्रोवाइड करेंगे, और ये 5 कार जब कॉमन सर्विस सेंटर को मिलेंगी तो इसका मतलब इन कार्स का यूज किया जाएगा लोगों में डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो नॉलेज जो है वो व्हील्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कार्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे डिजिटल लिटरेसी के बारे में, या आप कह सकते हो कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं उनको इन कार्स के थ्रू विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फाइनेंशियल और डिजिटल स्किल्स के बारे में जानकारी देंगे, और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को इनरोल किया जा सकता है ताकि वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकें। तो उनको अलग अलग तरह से लाइक कंप्यूटर्स किस तरह से चलाने हैं, लैपटॉप्स किस तरह से चलाने हैं, इंटरनेट किस तरह से चलाना है, वेबसाइट्स को किस तरह से चलाना है, बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो आप अवेल कर सकते हो, पैसे को किस तरह से ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीजें जो है उनको सिखाई जाएंगी और इन 5 कार्स का यूज किया जाएगा। ये रिनॉल्ट इंडिया जो है ये 5 कार्स स्पेशली प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, याद रहेगा अब तो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन है, थर्ड इंडिया मालदीव डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग जो है वो किसने इंडिया की तरफ से कोचेयर किया है, क्योंकि एक इसमें पर्सन है मेजर जनरल अब्दुल्ला शामल जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है मालदीव्स के, और इंडिया की तरफ से ये किया है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो साथ में उन्होंने कोचेयर किया है इसको। और इंडिया और मालदीव जो है वो उन्होंने ज्वाइंट एफर्ट्स को डिस्कस किया, किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, खास करके क्राइम्स को कम करने के लिए और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। और दोनों कंट्रीज ने 50 मिलियन यूएसडी का जो है वो एक टाई अप भी किया है ताकि डिफेंस प्रोजेक्ट्स को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो दोनों कंट्रीज में डिफेंस टाई अप्स बहुत अच्छे हैं, तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और भी रिलेशंस को मजबूत करेगा। और प्रेसिडेंट आप याद रखोगे मालदीव्स के इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोली, और कैपिटल जो है वो माले है, और यहाँ की करेंसी है रुफिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है पिक्चर से, सेंटर ने एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है वो बनाई है, जिसका मेन काम जो है वो क्या होगा कि केन बेतवा का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो हमने बनाना है वो पूरा हो सके, क्योंकि ये मार्च में साइन किया गया था जब हमारा वर्ल्ड वाटर डे था 22 मार्च को, तब ये साइन किया गया था कि हमने इन दोनों रिवर्स को आपस में कनेक्ट करना है और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो बेतवा रिवर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप केन रिवर जो है वो देख सकते हो, दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो साथ ही साथ सरकार ने 20 मेंबर का एक स्टीयरिंग कमेटी भी जो है वो बना दी है ताकि मॉनिटर किया जा सके कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है और किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये टाई अप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मध्य प्रदेश की सरकार और यूपी की सरकार, क्योंकि ये दो नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इससे क्या होगा कि जो बुंदेलखंड रीजन है जो कि बहुत ही सूखा हुआ एरिया है, वहां में पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेतवा रिवर है वो मध्य प्रदेश से जो है वो स्टार्ट होती है, खास करके आप कह सकते हो होशंगाबाद एरिया के आसपास से जो है वो स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है, फिर यूपी की तरफ एंटर करती है और यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और इसका नाम वेत्रावती भी है। वेत्रावती इसको संस्कृत के अंदर कहा जाता है। ऐसी एक केन रिवर है जो कि बुंदेलखंड एरिया की मेजर रिवर मानी जाती है और ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में और ये यूपी में इसको ज्वाइन कर लेती है यमुना रिवर को, एक चिल्ला गांव है उसके आसपास से इसको ज्वाइन कर लेती है। तो ये है दोस्तों लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि इस बुंदेलखंड एरिया में जो कि सूखा हुआ एरिया माना जाता है, तो वहां पे इसको जो है पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। दोनों ही स्टेट्स को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है कि सीबीएसई ने अपना नया चेयरमैन बनाया है, विनीत जोशी को ऑलरेडी कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने 54 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है इसलिए उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि वो बहुत सा डाटा, बहुत सी परमिशन जो है वो उन्होंने ली हुई है, तो बहुत ही सेंसिटिव डाटा जो है वो चाइना के पास जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। और ये बैन जो है वो एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके थ्रू लगाया जाता है।
रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 7 महीने में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, 6.01% जनवरी के महीने में। तो सिर्फ एक डाटा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। और इंडिया ने इंपोर्ट ड्रोन के ऊपर बैन कर दिया, मतलब हम कोई भी अब ड्रोन जो है वो बाहर से नहीं मंगवाएंगे, उसके ऊपर बैन कर लगा दिया है। सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या डिफेंस सिक्योरिटी के लिए लेके आ सकते हो, उसके लिए कुछ एक्सेप्शन जो है वो सरकार ने रखी हैं। ये एक इनिशिएटिव है सरकार का कि हम ड्रोन्स को जो है वो हब बना देंगे, मतलब जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो, मेक इन इंडिया जो है वो उसके अंदर आए, और साथ ही साथ ग्लोबल ड्रोन हब जो है वो 2030 तक इंडिया ने बना देना है, ये लक्ष्य के साथ हमने बैन किया है। आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो बनाया है 14 से लेके 18 तक, तो हम थीम बता चुके हैं आपको, गो डिजिटल गो सिक्योर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मनाया गया। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, इसमें बच्चों के कैंसर के बारे में अवेयर किया जाता है, उसके खतरों के बारे में अवेयर किया जाता है, और क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं कैंसर के बच्चों के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। और बच्चों में जो कैंसर होता है वो किस तरह से उसको रोका जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों से बचा जा सकता है, वो सारी अवेयरनेस जो है वो इसमें क्रिएट की जाती है। और खास करके जो फैमिलीज इसमें सर्वाइव कर रही हैं, तो उनको किस तरह से मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो भी अवेयरनेस जो है प्रोवाइड की जाती है। इसका थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। तो इस तरह से हम जो है वो सहायता कर सकते हैं उन फैमिलीज की, उन सर्वाइवर्स की। और इसके लिए गोल्डन रिबन सिंबल जो है वो यूज किया जाता है बच्चों का जो कैंसर है। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आते हैं 15 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन जो है वो इंडिया के अंदर पहली बार कब क्रिएट किया गया था? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 1991 की पॉलिसी के थ्रू स्टार्ट किया गया है, जो कि एलपीजी पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेटाइजेशन। तो 1996 में जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में? जीवी रामाकृष्णा की अध्यक्षता में, और ये अगस्त 1996 में जो है वो क्रिएट किया गया था। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और इन्होंने एडवाइस दिया, इन्होंने 13 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स दी और रिकमेंड किया कि 57 पीएसयूज को प्राइवेट करना चाहिए, उसमें प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया गया? अगर आपने 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है तो आप उसमें से आंसर ढूंढ सकते हो, 5th चैप्टर है, आप देख लो, तो उसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।